नमस्कार। आज हम भारत के सबसे बड़े और सच कहें तो सबसे अजीबोगरीब राजनीतिक घोटालों में से एक की कहानी जानेंगे। एक ऐसा घोटाला जो अपनी दुस्साहसिकता के लिए जाना जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चारा घोटाले की। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक ऐसा अपराध जो सुनने में ही बिल्कुल नामुमकिन लगता है, वो आखिर हकीकत बना कैसे। चलिए इस घोटाले की सबसे अविश्वसनीय बात से ही शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या सैकड़ों सांडों को स्कूटर और मोटरसाइकिल पर ले जाना मुमकिन है? सुनने में ही मजाक लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए कागजों पर यह पूरा घोटाला इसी तरह के एकदम बेतुके दावों पर टिका हुआ था। 15 लाख रुपए। अब आप सोच गए होंगे कि इतने बड़े घोटाले में यह रकम तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही, लेकिन ये उस बड़ी लूट का बस एक छोटा सा हिस्सा है जो सालों तक चलती रही। और ये पैसे किस चीज के लिए थे, वो तो और भी हैरान करने वाला है। जी हां, आपने सही सुना। यह बिल था भैंसों के सींगों पर पॉलिश करने के लिए सरसों का तेल खरीदने का। और यह तो बस एक छोटा सा उदाहरण है उन अनगिनत फर्जी खर्चों का जो इस घोटाले में दिखाए गए। देखिए, इतने बड़े घोटाले को समझना है तो हमें उस वक्त सत्ता के केंद्र में बैठे इंसान को समझना होगा। तो चलिए पहले लालू प्रसाद यादव के उदय की कहानी को जानते हैं। एक बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से आने वाले लालू प्रसाद यादव स्टूडेंट पॉलिटिक्स से होते हुए सीधे बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। उनका जो अंदाज था, उनकी जो भाषा थी, वो उन्हें सीधे जनता से जोड़ती थी। और उनका ये नारा, हमें विकास नहीं सम्मान चाहिए, ये उनकी पूरी पॉलिटिक्स का प्रतीक बन गया। इसके जरिए उन्होंने पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों के एक बहुत बड़े वोटर बेस को ये यकीन दिलाया कि वो उन्हीं में से एक हैं जो उनके सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने ऐसे कई कदम उठाए जिससे उनकी राजनीतिक पकड़ बहुत मजबूत हो गई, चाहे वो पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण लागू करना हो या फिर चरवाहा स्कूल खोलना हो। और जब उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा रोकी तो उन्हें मुस्लिम समुदाय का भी जबरदस्त सपोर्ट मिला। मतलब उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बना दी थी जहां उनकी सत्ता को चैलेंज करना लगभग नामुमकिन हो गया था। तो ये तो हुई पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात। अब आते हैं असल मुद्दे पर। ये 940 करोड़ रुपए का घोटाला आखिर हुआ कैसे, इसका पूरा ब्लूप्रिंट क्या था, चलिए इसे समझते हैं। अगर आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें सरकारी खजाने से उन चीजों के लिए करोड़ों रुपए निकाले गए जो कभी खरीदी ही नहीं गई थीं। सारा खेल सिर्फ कागजों पर चल रहा था और उधर असली खजाना खाली हो रहा था। इस घोटाले का तरीका बहुत सीधा साधा था, पर उतना ही असरदार भी। देखिए होता क्या था। पहले अधिकारी जानवरों के चारे और दवा की झूठी डिमांड बनाते, फिर जाली दस्तावेजों पर साइन करके बजट को बाईपास किया जाता। इसके बाद 250 से ज्यादा फर्जी कंपनियां उन सामानों के बिल जमा करती जो कभी थे ही नहीं, और बस इन्हीं फर्जी कागजों के आधार पर खजाने से पैसा निकल जाता था। आप जरा इस घोटाले का स्केल देखिए। वित्त वर्ष 1993-94 में पशुपालन विभाग के लिए जितना बजट अलॉट हुआ था, उससे 169%, जी 169% ज्यादा पैसा अवैध तरीके से निकाल लिया गया। इससे साफ पता चलता है कि सिस्टम पर किसी का कोई कंट्रोल ही नहीं बचा था। और जो पैसा निकलता था उसका बंटवारा भी एकदम फिक्स था। 80-20 का रूल चलता था। 20% हिस्सा फर्जी सप्लायर कंपनी को मिलता था और बाकी का 80% वो सीधा अधिकारियों और नेताओं की जेब में जाता था। एकदम साफ हिसाब। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक न एक दिन तो भरता ही है। सालों से चल रहा ये खेल हमेशा के लिए नहीं चल सकता था। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां ये ताश का महल ढहना शुरू होता है। इसकी पहली आहट तो 1985 में ही मिल गई थी, जब सीएजी की एक रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ियों का जिक्र था, पर उसे नजरअंदाज कर दिया गया। असली भूचाल आया जनवरी 1996 में, जब डिप्टी कमिश्नर अमित खरे ने दफ्तरों पर छापा मारा और कई जरूरी फाइलें जब्त कर लीं। यहीं से मामला खुलना शुरू हुआ। इसके बाद मार्च 1996 में केस सीबीआई को सौंप दिया गया और जून 1997 में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का नाम भी शामिल कर लिया। असल में इस घोटाले के पर्दाफाश होने की सबसे बड़ी वजह बनी राज्य की बिगड़ती आर्थिक हालत। सोचिए, एक तरफ करोड़ों रुपए निकाले जा रहे थे और दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं मिल रही थी। तो सवाल तो उठना ही था कि आखिर सारा पैसा जा कहां रहा है। तो घोटाला खुल चुका था, जांच हो रही थी। अब देखते हैं कि इसका अंजाम क्या हुआ, मतलब न्याय और उसके परिणाम क्या निकले। जब लालू यादव पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन एक ऐसा पॉलिटिकल मूव चला जो किसी ने सोचा भी नहीं था।
उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, यानी सत्ता घर में ही रही। और फिर सालों की सुनवाई के बाद 2013 में आया आखिरी फैसला। लालू यादव को 5 साल की जेल हुई, 25 लाख रुपए का जुर्माना लगा और उन्हें 11 साल के लिए चुनाव लड़ने से भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसमें एक और बहुत ही रहस्यमयी और डरावना पहलू है। जांच के दौरान इस केस से जुड़े कई अहम लोगों की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। किसी का शव रेलवे ट्रैक पर मिला तो कोई जेल में ही मृत पाया गया। इन मौतों ने इस केस को और भी ज्यादा उलझा दिया। तो चारा घोटाला सिर्फ भ्रष्टाचार का एक केस नहीं है, ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। जब सत्ता इतनी पावरफुल हो जाए कि वो निरंकुश लगने लगे, तो उसे जवाबदेह कौन ठहराएगा? जब सिस्टम खुद ही सवालों के घेरे में हो, तो असली जवाबदेही किसकी होती है?